अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी गेट सोसाइटी। इस वीडियो में हम पीएमसी पेट टेस्ट 2 कर रहे हैं और उसका बायोलॉजी पोर्शन। पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री का पोर्शन किया था, जिसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकस फॉर पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ट्रेट इंक्लूड्स। अब एक वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी बायोलॉजिकल ट्रेट है, यानी जैसे टाल या शॉर्ट की कोई ट्रेट है या कोई भी ट्रेट हो, तो कोई भी करेक्टरिस्टिक हो उसका लोकस अगर हमें फाइंड करना है, लोकस यानी द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द जीन, तो अगर हमें वो फाइंड करना है तो वो प्रोसेस होता है जीन मैपिंग। उसको जीन मैपिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद 57, द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम इज टर्म्ड एज। वाटर मॉलिक्यूल जाइलम की सेल वाल के साथ अटैच हो रहा है और उनके बीच में एक अट्रैक्शन हो रही है, इसको हम टेंशन कहते हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है गेमेट्स इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गेमेट्स मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। गेमेट्स में हमेशा मियोसिस होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, जो ये पहला था 57, उसमें मैंने बताया कि सेल वाल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होते हैं वो उसको एडहीसन कहा जाता है। एडहीजन, क्योंकि एडहीजन यानी जब भी वाटर मॉलिक्यूल किसी और स्टेट ऑफ मैटर के साथ अगर अटैच हो, जैसे सेल वाल इज सॉलिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिक्विड, सो इसको एडहीजन कहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। और नीचे वाले में मियोसिस इज करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद है कि अ न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स एन एक्शन रिफ्लेक्स। वो कौन सा पाथवे होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? दैट इज़ रिफ्लेक्स अर्क। उसको रिफ्लेक्स अर्क कहा जाता है। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया काजिंग ट्यूबरकुलोसिस एंड आल्सो डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स ऑफ मीडिया प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर। यह है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने ये सारी चीज़ें की थी। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, और उसके बाद ये प्योर कल्चर को कैसे मेंटेन किया जाए और मीडिया प्रिपरेशन की वेरियस टेक्निक्स उसने बताई थी। उसके बाद है द एबिलिटी टू पास ऑन जीन्स इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जीन्स को पास करने की एबिलिटी को हम फिटनेस कहते हैं। एवोल्यूशन की चैप्टर में ये लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है द फर्स्ट एक्टिन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय। जो सबसे पहला एक्टिन स्पेक्ट्रम हमें मिला था वो किसने किया था? वो सबसे पहले एंगलमैन ने ऑब्टेन किया था। सो एंगलमैन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है पेनक्रियाटिक जाइमोजिन्स आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे रीच्ड एट। पेनक्रियाज में एक सेल्स होते हैं जिनको हम जाइमोजिन्स कहते हैं, और वो कब एक्टिवेट होते हैं? वो तब एक्टिवेट होंगे जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होंगे। सॉरी, सेल्स नहीं, एंजाइम्स। ठीक है, यानी पेनक्रियाज में से जाइमोजिन्स सीक्रेट होते हैं, और लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं? जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पहुंचते हैं ना, तो वो अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन वो कैसे आएंगे? विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, और फिर पेनक्रियाटिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिलकर हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं, तो वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे फिर जाइमोजिन्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनको ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय गोल्जी अपैरेटस। याद रखें कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो मॉडिफिकेशन होती है वो गोल्जी अपैरेटस के अंदर होती है। उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट के यूनिट से ऐड हो जाते हैं। उसके बाद 65 है व्हाट इज द कलर ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। जेंथोफिल का येलो होता है कलर, सो येलो वन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ एटम इज अ कार्बन एटम? कार्बन एटम इज अ टेट्रावेलेंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में बॉयज़ के साथ क्या होगा? ही प्रोड्यूसेस एक्स, क्या उसमें एक्स प्रोड्यूस होंगे? नहीं, वो फीमेल में होता है। हिज शोल्डर्स ब्रॉडन, क्या उसके शोल्डर्स जो होंगे वो थोड़े ब्रॉड हो जाएंगे। यहाँ द कलर्स ऑफ हिज आइज चेंज। आइज़ का ना ही कलर चेंज होगा, हाँ उसके शोल्डर्स जो होंगे ना बॉयज़ के थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। और गर्ल्स में क्या होता है कि फिर वो उनमें गायनिकोमेस्टिया, यानी गायनिकोमेस्टिया का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती हैं गर्ल्स में। द बेस्ट फंक्शन ऑफ सीलोम इज डिस्क्राइब्ड एज। सीलोम यानी बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? सबसे पहले टू इंक्रीज द साइज ऑफ एनिमल, क्या एनिमल की साइज बढ़ाना। टू हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीलोम का कोई रोल होता है? नहीं, ये दोनों गलत है। अब तीसरा है टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीलोम के अंदर, जैसे हमारे अंदर भी एक सीलोम है और उसमें फिर वेरियस हमारे ऑर्गेन्स हैं, जैसे लंग्स, हार्ट
किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स, इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज और स्टोमक, ये सारे इसमें होते हैं। सो वो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उसके बाद है वाट स्ट्रक्चर मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेयर्स। दो सार्कोमेयर्स के बीच में एक जेड लाइन होती है जिसको हम जी लाइन भी कहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट पर यूनिट टाइम, यानी जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कितना भी नंबर हो और वो नंबर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए पर यूनिट टाइम के हिसाब से एक ही एक्टिव साइट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको टर्नओवर नंबर कहा जाता है, क्या उसको सबस्ट्रेट नंबर या रिएक्शन नंबर कहा जाता है? उसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। एंजाइम का टर्नओवर नंबर होता है कि वो एक जगह पे एक ही यूनिट टाइम पे कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइकोसाहेड्रल वायरसेस में कितने फेजेस होते हैं? 20। आइकोसा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स 20। उसके बाद है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आर द नेम ऑफ ribonucleoprotein is a name of RNA and deoxyribonucleoprotein is uh, another name for DNA। बट अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आर द नेम ऑफ, ये हम किसको कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे अगर एसिड होता राइबोन्यूक्लिक एसिड तो वो आरएनए हो जाता, लेकिन अगर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता तो डीएनए हो जाता। लेकिन यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, आखिर में इन्होंने प्रोटीन लिख दिया, तो ये राइबोसोम्स की डेफिनेशन है। तो हम कहेंगे कि दीज आर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है, क्योंकि उनमें राइबो भी होता है, मतलब आरएनए भी होता है और उनमें प्रोटीन भी होती है। सो राइबोसोम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द होमोलोगस ऑर्गेन्स शो सिमिलैरिटी इन। होमोलोगस ऑर्गन यानी स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। सो स्ट्रक्चर में सेम होती है, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन अब यहाँ पे शेप कहा जा रहा है तो शेप नहीं होगा क्योंकि शेप डिफरेंट हो सकती है, सिमिलर स्ट्रक्चर उनकी होती है। अच्छा, फंक्शन भी सेम नहीं होंगे क्योंकि वो एनालॉगस में सेम होते हैं, और साइज़ भी सेम नहीं होगी, साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है। होमोलोगस ऑर्गन्स हमें ये बता रहे होते हैं कि ओरिजिन सिमिलर है उनका, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर होता तो वो भी सही होता ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, शेप है, तो ओरिजिन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और जो लाइट रिएक्शन होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। सो सी ऑप्शन हियर इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मेन? वो कौन सा ऑर्गेन है जो मेन में वेस्टिजल नहीं है? अपेंडिक्स इज वेस्टिजल और कॉक्सिक्स इज आल्सो वेस्टिजल। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेगमेंटली अरेंज्ड इन एनिलिड्स? वो कौन सा एनिलिड में सिस्टम होता है जो हर सेगमेंट में मौजूद होता है, और वो होता है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हर एनिलिड के हर एक सेगमेंट में अलग अलग हार्ट होती है, यानी उनका अलग अलग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम कंबाइंड होते हैं। उसके बाद है एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर। कोई भी एक एक्टिवेटेड एंजाइम हो जिसमें पॉलीपेप्टाइड भी हो यानी प्रोटीन भी हो और कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन भी हो, तो उसको हम होलो एंजाइम यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? लंग्स का फंक्शनल यूनिट एल्व्यूलाई होता है। अच्छा, यहाँ पे एयर सेक भी ऑप्शन दिया हुआ है और एल्व्यूलाई भी दिया हुआ है। अब दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं तो दोनों वैसे सही हैं, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेम होगा ना वो एल्व्यूलाई होगा। सो एल्व्यूलाई इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पाइजम सेटिवम? पाइजम सेटिवम यानी पी प्लांट, पी प्लांट में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं? पी प्लांट में 7 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 14 होते हैं। यहाँ पे पेयर्स पूछे जा रहे हैं तो 7 पेयर्स। अच्छा, उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज ए स्मॉल पॉक्स वायरस? स्मॉल पॉक्स वायरस एक्चुअली डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। ये आपको टाइप्स सबकी याद करनी पड़ेंगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड स्पर्मेटिक डक्ट आर, कॉर्ड और डक्ट क्या वो सेम चीज़ें या दोनों डिफरेंट? दोनों में फ़र्क है, डक्ट अलग होती है और कॉर्ड अलग होती है। डक्ट वो होती है जो अंदर से ओपन हो, यानी जैसे जिस तरह कोई भी एक ट्यूब्यूल होते हैं ना जो अंदर से ओपन होते हैं या कोई पाइप वगैरह, तो उसको हम डक्ट कहते हैं।
जहाँ से कोई चीज़ अंदर से गुजर सके। लेकिन कॉर्ड वो होती है जो अंदर से बंद होती है, सॉलिड होती है, बिल्कुल बंद होती है। सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद है वन ऑफ दीज एनिमल्स इज़ अ प्रोटोथेरियन। अब इनमें से कौन सा है जो प्रोटोथेरियन है? अच्छा, प्रोटोथेरियन किसको कहा जाता है? प्रोटोथेरियन वो जो एग्स भी जो वो ऐसे मेमल्स होते हैं जिनको एग्स होते हैं, यानी वो अंडे देते हैं और दूध भी पिलाते हैं। सो उनको प्रोटोथेरियन कहा जाता है। जैसे स्पाइनी एंटीटर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद एक क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड इन विच ऑर्गेनिजम्स। क्लोरोफिल बी किस में मौजूद होता है? ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है, लेकिन अलची में भी क्लोरोफिल बी होता है। सो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। उसके बाद देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट HIV। HIV की क्यों वैक्सीन नहीं होती? क्योंकि वो हाईली म्यूटेटेड वायरस होता है। उसके बाद थाइमस इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन। थाइमस कहाँ पे होता है, किस जगह पे मौजूद होता है? थाइमस हमें मिलता है इन द मीडियास्टिनम ऑफ द अपर थोरेक्स। थोरेक्स के अपर साइड पे बीच में थाइमस मौजूद होता है। थाइमस एक ग्लैंड है जो कि टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करवाता है। अब ये ज़्यादा डिटेल में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन वो इसकी वो जो प्लेस है ना वो ये है कि अपर थोरेक्स। अच्छा, उसके बाद है व्हेन अ मसल फाइबर शॉर्टेंस। अगर मसल फाइबर शॉर्ट हो जाएगा तो कौन सी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी? एक्टिन फिलामेंट, सार्कोमेयर, मायोसिन या बोथ एंड बी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है सार्कोमेयर, क्योंकि सार्कोमेयर मसल फाइबर्स के यूनिट्स होते हैं। तो जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई भी फिलामेंट, याद रखें, कोई भी फिलामेंट शॉर्ट या लॉन्ग नहीं होता। फिलामेंट इतने ही होते हैं, सिर्फ सार्कोमेयर्स जो होते हैं ना वो शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओवोविविपेरस यानी दोनों तरह की उसमें कैपेबिलिटीज़ हों, वो बच्चे भी दे सकता है और साथ साथ वो अंडे भी दे सकता है। सो दैट इज डक बिल प्लेटिपस। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस GPI एनकोड प्रोटीन। वो कौन सी नीचे जो भी प्रोटीन्स बताई हुई हैं उनमें से कौन सी प्रोटीन है जिनको हम GPI एनकोड प्रोटीन कहते हैं? सो सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होती है जो इंटीग्रल होती है, यानी जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं शुरू से आखिर तक, तो उनको इंटीग्रेटेड कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, जो अंदर की तरफ होती हैं। अच्छा, उसके बाद होती हैं प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द आयन गेट चैनल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ आयन गेटेड चैनल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप। तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं क्या वो होती हैं? नहीं, ये भी गलत है। प्रोटीन्स विच रैंडमली बाइंड टू द लिपिड्स, जो लिपिड्स के साथ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड बाइलेयर, उनके साथ जो रैंडमली बाइंड है क्या वो प्रोटीन है? नहीं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, उनको हम GPI एनकोड प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रीडिंग वेराइटी, जो ट्रू तरह की ब्रीडिंग वेराइटी बनती है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बनती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में फिर चेंजिंग्स आ जाते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, यानी वो सुपरफिशियल है, बिल्कुल सुपरफिशियल। सो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स इज अ टाइप ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। उसके बाद है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे कम कॉमन होती है? नॉन साइक्लिक या साइक्लिक या सर्कुलर? अच्छा, इसमें जो साइक्लिक ऑप्शन है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साइक्लिक बहुत कम पाई जाती है, नॉन साइक्लिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत कम होती है, लीस्ट कॉमन। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको याद करनी पड़ेगी। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। इन स्पंजीज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्टिलाइजेशन स्पंजीज के अंदर किस जगह पे होती है? वो होती है मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम जो मिडिल लेयर होती है ना उसमें होती है। वैसे इनमें दो लेयर्स होती हैं, ये तो इनमें कोई भी वैसे लेयर नहीं होती अगर सही तरह से पढ़ा जाए, लेकिन स्पंजीज में कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे जो मिडिल लेयर होता है उसको मीजेनकाइम कहते हैं। तो मीजेनकाइम में ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है।
उसमें एक ख़ास तरह के सेल्स भी होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जो मीसेंकाइम में मौजूद होते हैं। उसके बाद है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल्स। हाइड्रा का क्या एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्मल सेल्स में से बनता है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। एलिमेंट्री कैनाल अंदर की तरफ बनेगा तो एंडोडर्मल सेल्स से ही बनेगा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल है सिंगल ओपनिंग। हाँ, हाइड्रा का जो होता है वो गट नहीं होता। गट वो एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें दो ओपनिंग हो, और इंट्रॉन वो होता है जिसमें एक ओपनिंग हो। और दीज आर सिलिंड्रेटर। हाइड्रा सिलिंड्रेटर हमें फाइलम में आता है तो इसको इंट्रॉन होती है, इसको गट नहीं होता। सो इंट्रॉन इज हैविंग अ वन ओपनिंग, गट में दो ओपनिंग होती है, तो ये इंट्रॉन है तो इसमें सिंगल ओपनिंग होगी। और इसका सेक लाइक होता है, क्योंकि गट जो होता है वो हमेशा ट्यूब लाइक होता है और इंट्रॉन हमेशा सेक लाइक होती है। सो सी मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कर्व साइकिल। कर्व साइकिल की फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है ऑक्जेलो एसीटेट। याद रखनी है आपको, ये बहुत बार रिपीट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेंट्स विच आयन एज ए सेंट्रल मेटल आयन। क्लोरोफिल में बीच में मैग्नीशियम होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और हीमोग्लोबिन में आयरन होती है। अच्छा, उसके बाद है नॉन टॉक्सिक वाइटामिन्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कौन सी वाइटामिन है जो नॉन टॉक्सिक कैटेगरी में आती है। बहुत सी वाइटामिन जो टॉक्सिक होती है, लेकिन विटामिन बी और सी नॉन टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि बी और सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, और वाटर सॉल्युबल है यानी वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होंगी तो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो चार हैं वो फैट सॉल्युबल है, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं क्योंकि वो स्टोर हो जाती हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स एक्सेप्ट। वो कौन सा है? वो कंटिन्यूसली वेरिंग, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है, जैसे ह्यूमन का स्किन कलर या ह्यूमन की हाइट, जैसे कर्नल कलर इन वीट। अच्छा, वो कौन सा जो कंटिन्यूसली वेरिंग नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन पूछी जा रही है। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, जो है टंग रोलिंग। टंग रोलिंग कंटिन्यूसली वेरिंग नहीं होता। ये बस दो तरह के, एक ऐसे पर्सन जो टंग को यानी अपनी ज़बान को रोल कर सकते हैं, और दूसरे ऐसे जो नहीं कर सकते, यानी इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन बाकी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हों, जैसे हाइट ह्यूमन की, किसी दो कैटेगरीज की नहीं होती हाइट। हाइट कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिकल चेंजिंग कितने भी हाइट में आ सकते हैं। किसी की 3.1 यानी फॉर एग्जांपल अगर 5.1 है, 5 फीट एंड 1 इंच, तो किसी की 5 फीट 1.5 इंच भी 1.5 इंच भी हो सकती है, यानी कितनी भी हो सकती है। सो ये बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको सबसे यूनिक बना देती है? क्या उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है? ये भी बात गलत है। उसमें सेल वाल होती है, ये भी उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इन एबिलिटी टू क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, ये भी बात, हाँ ये जो है ना इन एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, ये एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। अब देखें, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? इस प्रोटॉन ग्रेडियंट्स की वजह से, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट्स दूसरों में भी होते हैं। अच्छा, जो फाइनल ऑप्शन है वो है mRNA ट्रांसलेशन स्टिमुलेट्स। अच्छा, यहाँ पे mRNA ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस टू ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट्स में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल एक ही जगह पे सेम टाइम पे हो सकती है। सो इसीलिए इनको एक अलग एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। उसके बाद है विच बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में जो स्टेबल बॉन्ड होता है वो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स इज़। वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स कितनी हैं? वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स टोटल 12 होती हैं। वैसे तो बी और सी है, लेकिन बी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें B1, B2, B3, B6, B12, B9, सो ये सारी बी की टाइप, तो टोटल 12 हो जाती। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? सो वो अब 0.07, अगर वोल्टेज में बताएंगे तो 0.07 वोल्ट, ठीक है, और -50 मिली वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि -50 मिली वोल्ट भी है और 0.07 वोल्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी बी एंड सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। अगर अगर 50 करेक्ट हो तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे।
लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस में गलती है, तो इस ऑप्शन को हम इस एमसीक्यूज़ को स्किप कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है इफ़ वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम सबस्ट्रेट, यानी पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन एक ऑलरेडी हो रहा है और उसमें सबस्ट्रेट की मिकदार हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। अप टू अ सर्टेन रेंज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और उस हद तक जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सेचुरेशन। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन हार्ट बीट। हार्ट बीट में कितने प्रोसेसेस होते हैं? हार्ट बीट में 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एक टाइप है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। वो कौन सी है जो माइटोसिस के सिमिलर है? वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन यानी माइटोसिस की तरह ही सिंपली होती है, लेकिन ये ए माइटोसिस है, इट इज़ नॉट माइटोसिस, लेकिन बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस होती है। उसके बाद है सेपोनिफिकेशन नंबर डिस्क्राइब्स। सेपोनिफिकेशन नंबर हमें एसिड नंबर बताता है, या हमें अनसेचुरेशन इन फैट्स बताता है, या हमें एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड बताता है, या एसिडाइल नंबर बताता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि सेपोनिफिकेशन नंबर हमें बताता है कि एवरेज मोलिकुलर वेट फैटी एसिड का कितना है। अच्छा, उसके बाद है कि हु प्रोपोज्ड स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस हमें सेगर ने दिया था, सेगर ने प्रपोज किया था। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें सही से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बताए? तो वो है डी ऑप्शन। अब डी में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन लार्ज होगी द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी। भले पॉपुलेशन लार्ज हो जाए, लेकिन जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है वो अलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। दैट इज़ द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है डैश रेफर्स टू द ब्रेकडाउन और रिमूवल ऑफ द कैप्सिड। कैप्सिड के ब्रेकडाउन या रिमूवल को हम क्या कहते हैं? दिट इज कॉल्ड अनकोटिंग, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है द एपिडाइडाइमस वास डेफरेंस एंड यूरेथ्रा आर अ सीरीज ऑफ डक्ट्स फाउंड इन विच बॉडी सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें ये तीनों मिलते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है कि द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच होती है 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन वेयर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद है विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म। लेमार्किज्म की कौन सी कंडीशन है जो हम लेमार्किज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाउ जिराफ्स गॉट देयर लॉन्ग नेक, ये भी ठीक है, ये भी हमें लेमार्क ने बताया। हाउ ह्यूमंस लॉस्ट देयर टेल, ये भी हमें इसने बताया था। और उसके बाद फाइनल हाउ ह्यूमंस बिकेम बाइपेडल, ये भी हमें लेमार्किज्म। तो ये तीनों लेमार्किज्म की एक्सप्लेनेशन हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। द आइडिया दैट अपोज द आइडिया ऑफ अबायोजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। अबायोजेनेसिस का आइडिया जो दिया गया था उसको कौन सा आइडिया अपोजिशन उसकी करता है? यानी ऐसे हम कह सकते हैं सिंपली कि एबायोजेनेसिस की मुखालफत किसने की। तो एबायोजेनेसिस की सबसे पहले हमें ये बता दूं कि एबायोजेनेसिस की जो मुखालफत की थी वो रोडोल्फ वर्चू ने की थी, क्योंकि रोडोल्फ वर्चू ने कहा कि सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही बनते हैं, क्योंकि अगर सेल्स होंगे नहीं तो नए सेल्स बनेंगे नहीं। सो सेल इज़ नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर, दैट इज़ फ्रॉम रोडोल्फ वर्चू। उसके बाद है द केनाल सिस्टम इन स्पंजीज डेवलप्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पंजीज में एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होती है स्पंजीज में चीज़ों की, दैट इज़ केनाल सिस्टम। वो केनाल सिस्टम्स किन चीज़ों की वजह से बनता है? केनाल सिस्टम वो इनर वाल्स की फोल्डिंग की वजह से बनता है, क्योंकि स्पंजेस की जो इनर वाल्स होती हैं वो फोल्ड होती जाती हैं, फिर एक तरह की केनाल सिस्टम बन जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बोनी जॉइंट। बोनी जॉइंट हम किसको कहते हैं? बोनी जॉइंट
हम सिनओस्टोसिस को कहते हैं। एक होता है सिनकॉन्ड्रोसिस। कॉन्ड्रोसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रोन वर्ड यानी कार्टिलेज। जो कार्टिलेज का जॉइंट होता है उसको सिनकॉन्ड्रोसिस कहा जाता है। लेकिन जो बोन ही जॉइंट होता है उसको हम सिनओस्टोसिस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोन के टिश्यूज होते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पर्मेटोगोनिया के लिए ट्रू नहीं है। अब इसमें एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट स्पर्मेटोगोनिया के लिए सही नहीं है। दे डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी ठीक है। दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, ये भी ठीक है। दे आर जर्म लाइन सेल्स, सही है क्योंकि ये जर्म लाइन के फर्स्ट सेल्स होते हैं। अच्छा, दे आर हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड नहीं होते क्योंकि आगे चलकर मियोसिस होने वाली है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फिर मियोसिस होगी, तो इस वजह से ये डिप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड नहीं होंगे। सो डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। अच्छा, उसके बाद है द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स स्केलेटल मसल मूवमेंट्स। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो मूवमेंट की बात आ जाए तो सेरिबीलम, याद रखें मूवमेंट सेरिबीलम कंट्रोल करते हैं। जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो सेरिबीलम कंट्रोल करता है। सो स्केलेटल मसल इज वॉलंटरीली, सो ये सेरिबीलम कंट्रोल करेगा। विच टाइप ऑफ सेल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर हमें पढ़ना है तो हम किस तरह के सेल्स को उठाएंगे, किस तरह के सेल से हमें सही से क्लोरोप्लास्ट की स्टडी हो सकेगी। सो दैट इज़ फोटोसिंथेटिक सेल, क्योंकि फोटोसिंथेटिक सेल में ही हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द ईटीसी इन एनिमल्स। एनिमल्स में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है तो उसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी। ईटीसी की अगर एनिमल में ईटीसी हो जाए तो उसकी एंड प्रोडक्ट एटीपी एंड वाटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस आप इसको फिर से भी रीचेक कर सकते हैं, एक बार इसको रीचेक कर लें। अच्छा, उसके बाद लास्ट है वो है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक ड्यू टू। जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ब्लड के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है, तो ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड में एक ब्लड बफर्स होते हैं, एक बफर सिस्टम होता है ब्लड में जो ब्लड को एसिड नहीं होने देता। लेकिन इससे भी मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है, वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाय सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस वजह से वहाँ पे एसिडिक नहीं होती, एसिडिटी नहीं बढ़ती। ब्लड बफर भी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा ब्लड बफर में भी वो कौन सी चीज़ है, तो वो बताई जा रही है कि ब्लड बफर सिस्टम ऐसे काम करता है कि उसमें कार्बोनिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, जिसके वजह से हमारा सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा जो भी इस तरह की MCQ सॉल्व करें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो बनेगी फिज़िक्स के पोर्शन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।